जगातील सर्व महामानवांना ज्यांनी ज्यांनी समतेसाठी, न्याय, बंधुतेसाठी जगाला आपल्या विचार आणि आचारातून संदेश दिला, अशा सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। आज या ठिकाणी बामसेफचं 35वे राज्यव्यापी अधिवेशन आहे आणि विशेष करून अतिशय महत्त्वाची चर्चा सकाळी मलाही ऐकायला मिळाली। विशेष करून जे सकाळी अध्यक्षस्थानी होते आपले उद्घाटक डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर, त्याचबरोबर विशेष अतिथी प्रतिमा शिंदेजी आणि अध्यक्षस्थानी असलेली आपली उपाध्यक्ष बामसेफ दिल्ली डॉक्टर दीपा श्रावस्ती आणि 72 वर्षीय तरुण माझे लाडके मार्गदर्शक खापर्डे मेमोरियल ट्रस्टचे चेअरमन आणि जवळपास संपूर्ण आयुष्यच बामसेफसाठी वाहिलेले बी.डी. बोरकर साहेब, आणि आज जो दुसरा सेशन म्हणजे पहिलाच सेशन, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय MD चंदन शिवेजी, त्याचबरोबर इथे असलेले सर्व बंधू भगिनीनो, मी येतानाच आदरणीय अध्यक्ष साहेबांना विचारलं की किती मिनिटं, कारण काय की बोरकर साहेबांनी सकाळीच उत्तम प्रकारे त्यांनी सांगितलेलं आहे की वेळेचे बंधन आवश्यक आहे, आणि मी पण साधारणपणे वेळेची मर्यादा पाळणारच व्यक्ती आहे, म्हणून त्यांना विचारलं की किती, आणि त्यांनी सांगितलं की जवळपास 20 मिनिटे। न उत्तम आहे, 20 मिनिट पाहिजे, आणि कमीही नाही जास्तही नाही असं माझं मत आहे, कारण माझ्यानंतर देखील आमचे आदरणीय ॲडव्होकेट हाके साहेब हे उत्तम प्रकारे याच विषयावर मत व्यक्त करणारे आहेत। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, मुंसिफ खुदा खुद है रहम अदालत से न मांग। सध्या जी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका आणि जजेस गेल्या अनेक वर्षापासून जी न्यायपालिकेची न्यायाधीश पदावर बसलेली व्यक्ती ज्या पद्धतीने न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवत आहे ते तुम्ही आम्ही बघत आहोत। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, मुंसिफ खुदा खुद है रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख है अगर, जिंदगी भीख है अगर, तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराफत से न मांग। ओबीसी जातीय आधारित जनगणनेबाबतीत लोकांच्या इच्छेचे दमन, लोक उद्रेकाला आमंत्रण। मैं आपसे बहुत ही आदर के साथ और बहुत ही प्रेम के साथ कुछ बातें, क्योंकि ये अपना स्टेज है और मेरा हक का स्टेज है बामसेफ, इसलिए कुछ बातें बहुत ही खुलकर और बहुत ही साफ साफ शब्दों में मैं
बताना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश में राज चाहे कांग्रेस का रहा हो, यूपीए का रहा हो, एनडीए का हो, और आज जो 2014 से लेकर अब और शायद 24 के बाद में 29 तक भी यही सब कुछ देखने को मिल सकता है, इससे भयानक देखने को मिल सकता है। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए मेरी बात को। हमारे अपने सपने और अपने विचार और जो जमीनी सच्चाई चल रही है उसको ठीक ठीक न समझने का जो हर्जाना और नुकसान है वो हमको, आपको, सबको भुगतना पड़ेगा। अभी जो हम भुगत रहे हैं ये उस भुगतने की बहुत ही भारी, जैसे जमीन काश्त करने से पहले उसको जोता जाता है, हल चलाया जाता है, फिर बीज बोए जाते हैं, ये सब उसकी तैयारी है। और 2024 के बाद में उसके फल, अभी जो हम खा रहे हैं वो फल नहीं है, ये सारे लिटमस टेस्ट हैं। जाति आधारित जनगणना कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इस देश की ईमानदारी से कभी चाहती नहीं है। ये बात समझ लीजिए आप। कोई भी पार्टी, इस देश की कोई भी पार्टी, प्रोगामी, प्रतिगामी, अति प्रोगामी, अति प्रतिगामी, लेफ्ट राइट, सेंट्रल, मिडिल, अपर, लोअर, जितनी पार्टियां हैं सब, कोई भी पार्टी नहीं चाहती। दूसरी बात, इस देश में जो हम कहते हैं ना कि हजारों साल से एक व्यवस्था है, जातीय वर्चस्व की व्यवस्था है, सबको पता है। जाति आधारित, पहले तो यह है कि जैसे बोरकर जी ने बताया था कि जातियां बनाई जिसने, जैसे पेन की एग्जांपल देके उन्होंने बताई थी, तो जातियां बनाई क्यों और किसने बनाई? तो सिंपल है, जिसका कुछ फायदा होगा वो उसको बनाएगा, और बनाएगा तो फायदा भी लेगा, यूं ही कैसे छोड़ देगा। अब ये जो जाति आधारित जनगणना है, अगर उसको, जैसे महाराष्ट्र में 286 ओबीसी जातियां हैं, ठीक है, अब इन 286 जातियों में भी हार्डली 7 कास्ट ऐसी है जो कि डोमिनेंट हैं ओबीसी के अंदर। जैसे माड़ी है, जैसे धनगर है, जैसे कुणबी है, बंजारा है, कुछ कास्ट 6 से 7 ऐसी है जो कि पूरे ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हमको दिखाई देती है। और करीब करीब 150 जातियां ऐसी है जिनको आज तक कॉरपोरेशन, आमदार, खासदार, विधान परिषद छोड़ दीजिए आप, वो लोग कॉरपोरेशन में भी एक प्रतिनिधि नहीं बैठ सके, वो भी ओबीसी हैं। 150 से ज्यादा जातियां ओबीसी की। तो फिर ये टोटल जो ओबीसी, जाति आधारित गणना सबसे ज्यादा कौन चिल्ला रहे? ओबीसी ना। एससी और एसटी, इनसे कई गुना ज्यादा ओबीसी चिल्ला रहा है। जैसे महाराष्ट्र में बताया जाता है कि 52% ओबीसी कास्ट है, तो उनको लिए 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है। फिर हमारे पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात शुरू हो गई थी, स्टे आया, कोर्ट हुआ, फिर कमीशन, फिर बंठिया कमीशन, फिर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सेंट्रल कोर्ट। ये सारा प्रोसेस क्या बताता है आपको? अभी भी कोर्ट में है ना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन फिर हमारे सामने एक खिलौना है। क्यों? पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हम यह समझकर चल रहे हैं कि हमारे कुछ ओबीसी के प्रतिनिधि अगर कॉरपोरेशन में जाएंगे
तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी या समस्याएं कम हो जाएंगी। ओबीसी की समस्याएं कम नहीं होंगी, जो लोग चुनकर जाएंगे शायद उनकी कुछ समस्याएं सुलझ जाए, ओबीसी की नहीं। क्योंकि जो उम्मीदवार आप चुनकर देते हैं उसकी विचारधारा क्या है, क्योंकि बाबा साहब ने बार बार कहा है और आज सुबह बुरकर जी ने भी कहा और कई लोगों ने कहा कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कास्ट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्लास। ये रिप्रेजेंटेशन है कि आप उस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप संघर्ष करते हैं। अब सारा इलेक्शन प्रोसेस इस बात पर होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस वार्ड में, किस जाति के लोगों की अधिक संख्या है। अब जो उम्मीदवार या टिकट लेने वाला जो भी उम्मीदवार बनता है वो पार्टी की आइडियोलॉजी को अपनाकर उस पार्टी के एजेंडे को अपने समाज में इंप्लीमेंट करता है, न कि समाज का एजेंडा, समाज की आइडियोलॉजी और समाज का काम पार्टी में इंप्लीमेंट करता है। पार्टी को क्या चाहिए, उम्मीदवार चाहिए, कौन सा चाहिए, जो पार्टी के एजेंडे को समाज में इंप्लीमेंट करे, समाज के एजेंडे को पार्टी में नहीं। इसीलिए मुर्मू जी राष्ट्रपति बनती। लेकिन ठीक उसी वक्त 3 दिन के बाद एक आदिवासी महिला के साथ और बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो अत्याचार, अन्याय होता है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकती। तो इसका मतलब यह है कि मुर्मू जी को अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति बनाना बिल्कुल सही था। बीजेपी ने जो काम किया है कि यस, ऐसा ही हमको राष्ट्रपति चाहिए जो कि हमारे मर्जी से हमारे एजेंडे पे चलने वाला हो। अब लोग बाकी के बहुत खुश होते हैं, अरे भाई एक बार पहली बार आदिवासी को मिला तो मिला, और वैसे भी कौन सा व्यक्ति उस पद पर जाकर कौन सा तीर मार रहा है, सभी तो एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं। चलो कम से कम इस बहाने एक आदिवासी महिला को कुछ तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का तो मिला, यह भी समाधान है। अब अगर आप ज्यादा बोलोगे तो देखो यार, जब उसको मिला, उस जाति को मिला, इस जाति को मिला, इस जाति को मिला, तो तब तो आपने कुछ नहीं बोला। अब पहली बार आदिवासी को मिला है तो आप चिल्ला रहे हो, यह भी प्रॉब्लम है हमारे पास। इसलिए बोलते वक्त फिर भी शब्दों का बड़े मर्यादा रखकर बोलना पड़ता है, क्योंकि गलतफहमी बहुत होती है। और हमारे पास जात का अहंकार तो बहुत है। कोई भी जात किसी भी दूसरे कास्ट से अपने आप को छोटा नहीं मानती, लेकिन हर कास्ट दूसरी कास्ट को छोटा मानती है। कड़वी सच्चाई है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब हम जनगणना की बात करते हैं तो याद रखिए कि ये जनगणना, जैसे सबसे पहले 1906 में, मैं समझता हूं जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, 1906 में पहली मर्तबा मुस्लिम लीग ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश के सामने डिमांड रखी थी कि इस देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, पहली मर्तबा। और फिर 1911 में भी, फिर 1921 में हुई, और बाद में उस वक्त तो 1906 में तो बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जाते थे। उस वक्त मुस्लिम लीग ने जाति आधारित जनगणना की डिमांड की थी, और बाद में उन्होंने लिखा बाबा साहब ने कि जाति आधारित जनगणना एक ऐसा विषय है जो इस भारत की समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को बदलने के लिए काफी है। और बाबा साहब ने उन जो मुस्लिम नेता थे दो भी, उनका आभार भी प्रकट किया है। अब उसके बाद में देखिए
छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में कोल्हापुर यहां पर शैक्षणिक संस्था बनाई, हॉस्टल्स बनाए, मुस्लिम के लिए बनाए, लिंगायत के लिए बनाए, जैन के लिए बनाए, चर्मकार के लिए बनाए, उस वक्त जो पूर्वश्रमी मतलब महार, ये सब के लिए बनाए, हॉस्टल बनाए रहने के लिए, खाने के लिए और पढ़ने के लिए। पूरे कोल्हापुर संस्थान से बच्चों को बुलाया पढ़ाने के लिए। उस रिजर्वेशन और एजुकेशन पॉलिसी को बाद में हमने जो है अभी पिछले, मैं समझता हूं 15 साल पहले हमने राइट टू एजुकेशन, है ना, हर बच्चे का पढ़ने का मूलभूत अधिकार। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं कि बाबा साहब ने हमको शिक्षण का अधिकार दिया है। एक जगह प्रोग्राम था, एक ऐसे ही प्रोग्राम में तो हमने थोड़ा सवाल क्वेश्चन आंसर का सेशन भी था, मतलब आप पूछिए कुछ भी। तो एक आदमी, मतलब आदमी नहीं बल्कि लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा कि बाबा साहब ने अगर शिक्षण का अधिकार दिया है तो फिर बाबा साहब बैरिस्टर बने, उसको कौन अधिकार दिया? फिर बाबा साहब के पिताजी भी जो है रामजी सकपाल, वो भी तो अंग्रेज की फौज में अच्छे ओहदे पर थे, और खुद बाबा साहब ने लिखा है कि मेरे पिताजी की इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी थी, मतलब सीखे थे, तो उनको अधिकार किसने दिया? कंफ्यूज होते हैं। कम से कम हमारे कैडर्स को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशनल राइट को फंडामेंटल राइट बनाया है, फंडामेंटल राइट बनाया है कि इस देश के हर बच्चे का ये मूलभूत अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये फर्क है, शिक्षण का अधिकार और शिक्षण का मूलभूत अधिकार के रूप में समावेश करना। तो मैं बता रहा था आपको, जब 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने ये एजुकेशन सिस्टम लागू किया और वहां के हॉस्टल भी बनाए, बाद में बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो 1950 को हमारे देश में इंप्लीमेंट हुआ। 10 अगस्त 1950 ये कम से कम मुसलमानों के लिए ब्लैक डे होना चाहिए। क्यों? 10 अगस्त 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस देश में एससी रिजर्वेशन की पूरी जो सिस्टम थी उसको बदल दी। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया था उसमें धर्म आधारित नहीं था, बैकवर्ड क्लास था, धर्म आधारित नहीं था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 10 अगस्त 1950 के एक नोटिफिकेशन ने इस देश की पूरे आरक्षण को धर्म आधारित बना दिया है। अब अगर कोई यह कहता है कि भारत में आरक्षण धर्म आधारित नहीं है तो वो आरक्षण की नीति को समझा ही नहीं है, वो गलत सोचता है, सरासर गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 10 अगस्त 1950 के सर्कुलर में लिखा है कि इस देश में एससी शेड्यूल कास्ट कौन हो सकता है? जो सिर्फ हिंदू है, उसको एससी का आरक्षण मिलेगा और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मिलेगा। किसको किसको नहीं मिलेगा? सिख बाहर निकल गए, क्रिश्चियंस बाहर निकल गए, मुस्लिम बाहर निकल गए, बौद्ध बाहर निकल गए। बौद्ध को भी 1950 के 10 अगस्त के जो नोटिफिकेशन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसके जरिए भी बौद्ध को एससी का आरक्षण नहीं है। 1956 में सिखों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में। तब पहली मर्तबा सिखों को एससी आरक्षण में फिर शामिल किया गया सिखों को। 1990 में जब रामविलास पासवान वीपी सिंह की सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस देश के 9 बौद्धों को, यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, उनको भी एससी का आरक्षण मिलना चाहिए। वीपी सिंह ने 1990 को बौद्धों को भी एससी का आरक्षण दिया है।
उसके पहले जितने बौद्ध हैं अपना सर्टिफिकेट देख लो, धर्म हिंदू, जात बौद्ध, महार, इस तरह के थे सर्टिफिकेट्स। 1990 में रामविलास पासवान की कोशिशों से वीपी सिंह सरकार ने जो नया नोटिफिकेशन किया, अमेंडमेंट किया, उसके जरिए क्या था, बौद्धों को भी अब एससी का आरक्षण मिलेगा। अब हमारा क्या समस्या है? देखो, मुसलमानों को तो यह समझ लेना चाहिए कि आरक्षण धर्म आधारित नहीं है। सभी कहते हैं ना, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा की हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्रात किंवा कोणत्याही देशात, भारतात आरक्षण धर्मावर आधारित नसल्यामुळे मुस्लिमांना आम्ही आरक्षण देऊ शकत नाही। 100% चूक, खोट, लबाड। या देशातलं आरक्षण 100% धर्म आधारित आहे, हे मी वारंवार सांगतोय। राजेंद्र प्रसादचा सर्क्युलर तुम्ही शब्द शब्द अभ्यास करा। पुन्हा मुस्लिमांना प्रश्न विचारला जाता की तुमच्या धर्मात जाती नाही, मग तुम्ही एससीचे आरक्षण का मागता? बौद्ध धर्मात आहे का? मी छोटासा अभ्यासक आहे किंवा अभ्यास करीत आहे बौद्ध धर्माचा। अजूनपर्यंत माझ्या अभ्यासात बौद्ध धर्मात जाती आहेत आढळलेलं नाही। शीख धर्मातही नाही, एससी त्यांना आरक्षण, बौद्धांना एससीचे आरक्षण, मग मुस्लिमांना का नाही? धर्मात नाही आरक्षण, जाती बरोबर आहे, 100% बरोबर। इस्लाम धर्मात जाती नाही, उच्च नीच नाही, भेदभाव नाही, बरोबर। भारतीय मुस्लिमात आहे ना, भारतीय मुस्लिमात आहे ना। तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून सांगतो, संपूर्ण जगात सर्वात खालचा जो काम आहे तो मेहतरचा, ज्याला एक शब्द आहे भंगी, भंगी घातलेलं, बंदी आहे शब्द वापरून ये वगैरे, समजण्यासाठी मी सांगतो। संपूर्ण देशातील वेगवेगळ्या जातींच्या तो मेहतर म्हणजे काम करणाऱ्या व्यक्तीला एससीचं आरक्षण आहे। मुस्लिमाला काय? मुस्लिमामध्ये आहे ना, मेहतर आहे। तुम्ही मदारी मेहतरचं नाव ऐकलं असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, या जळगावमध्ये आहे हलालखोर, मग बाकीचे कोण हरामखोर का? तो मेहतर, त्याला एक शब्द आहे का, हलालखोर मेहतर। आणखी एक नाव चौधरी। मुघलांनी वेगवेगळ्या कारणाने काय केलं माहित, त्यांच्या कुणी अपमान करू नये म्हणून, त्यांना आदराचं स्थान मिळावे म्हणून त्यांना चौधरी, आइए चौधरी जी। कोण आहे तो? मेहतर। मेहतरचा अर्थ ही बडा, लीडर। ह्या पद्धतीने शब्द त्यांच्यासाठी वापरले गेले। त्यांच्या कामाच्या रूपाने किंवा कामामुळे त्यांचा कोणी अपमान करू नये म्हणून, पण आहेत ना। त्यांना ओबीसी पण नव्हतं, एससी एससी सोडा, ओबीसी पण नव्हतं। प्रचंड संघर्ष करून त्यांना काय देण्यात आलं? एसबीसी, स्पेशल बॅकवर्ड क्लास। आता स्पेशल बॅकवर्ड क्लास मध्ये किती जाती आहेत तुम्ही लिस्ट बघा आणि कोणकोणते आहेत। सोलापूरमध्ये लष्करच्या संगमेश्वर कॉलेजच्या समोरच्या भागात एक मोठी कॉलनी आहे, मुस्लिम मेहतर कॉलनी। त्या भागातील अनेक जण माझे मित्र आहेत, कारण थोडीशी माझी काय म्हणतो त्याला आपण, वाढ म्हणा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे एक बंडखोर वृत्ती असल्यामुळे हमखास तिकडे जाऊन मी जेवायचो। नाही यार, इधर तो साला बैठना पड़ेगा, मेहतर आहे ते। एसबीसी अनेक धनाढ्य उच्च शिक्षित म्हणजे अतिशय चांगल्या प्रकारे ज्या समाजा जातीत एक शिक्षण आहे त्यांना एसबीसी, आणि हा मेहतर एसबीसी। एससी देता येत नाही का, तो मुसलमान आहे। सुप्रीम कोर्टात जवळपास 30 वर्षे झाले, त्याच्या अजूनही बोर्डावर केस नाही। यूपीए एनडीए सगळे सर्व अनेक वेळा निवेदने दिलो, अनेक वेळा चर्चा झाली, अनेक वेळा आंदोलन केलं, अनेक वेळा भूक हडताल, अनेक वेळा उपोषण, सगळं झालं, पण त्यांना एससीची सवलत मिळत नाही। का मिळत नाही? ते मुसलमान आहे म्हणून। मुसलमान आहे म्हणून मिळत नसेल तर याचा अर्थच असा आहे की संपूर्ण आरक्षण धर्म आधारित आहे, जाती आधारित नाही।
जाती आधारित आहे पण ती फक्त हिंदूंची. ये समझून क्या मुद्दा, क्योंकि इस वजह से इस देश की एक बहुत बड़ी संख्या जो मेन स्ट्रीम में आ सकती थी वो नहीं आई है. एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर आगे आ सकता था, उसको जानबूझकर पीछे रखा गया है. और ये लाखों लोग हैं जो मेहतर जाति के. खाटिक, हिंदू खाटिक एससी है, मुस्लिम खाटिक नहीं है, ओबीसी. वो भी खाटिक है, ये भी खाटिक है. कहां? अरे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद भी जो उसका व्यवसाय था, जो रोटी रोजी के साधन थे, वो तो वैसे ही रहे. वो बदले क्या? वो नहीं बदले. वो जो कल काम करता था आज भी वही काम करता है. वो मतलब उसका रोटी रोजी का साधन वही रहा, धर्म बदल गया. आरक्षण चला गया. उधर खाटिक था तो मिलता है, इधर कुरैशी है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण धर्म आधारित है. और आखिरी बात, एक बात बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको समझ लेना चाहिए कि इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो इस देश का संविधान, न्याय व्यवस्था और लोकशाही. और ये तीनों को अगर बचाना है तो हमको स्ट्रैटेजी, देखिए विजन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं. स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए और पल पल बदलनी चाहिए. अगर संघ अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है, सबको हिंदू बनाने के लिए वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है. जैसे मेरे उत्तर प्रदेश में कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये इलेक्शन से पहले बताया था कि हमारे गांव में कुछ महंत संत और साधु आकर जो है वो गांव के, वहां तो चमार ये शब्द बहुत ही आम इस्तेमाल, मायावती जी भी कहती है ना मैं तो चमार की बेटी हूं. अभी महाराष्ट्र में बोलेंगे अरे चमार, तो बोले अरे यार ये तो अलग अलग राज्य में अलग अलग समस्या है. तो वहां वो मुझे बता रहा था कि यार हमारे गांव में ऐसा हुआ कि हमारे जो जाति के लोग हैं उनके पांव धोने के लिए शहर से साधु संत ये लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होगा, और हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया उस पाप को धोने के लिए हम आपके पैर धो रहे हैं, इसलिए आप बीजेपी को, योगी जी को मतदान कीजिए. पैर धोने लगे गांव गांव जाकर. स्ट्रैटेजी बदल रही है, हमको भी बदलना पड़ेगा. पहला जो टारगेट होगा वो किसी भी तरह से ये जो संविधान बदलने के खुलेआम ऐलान करने वाली, घोषणा करने वाली, संविधान की प्रत को जंतर मंतर पर जलाने वाली, नया संविधान हमने लिख दिया है 62 पेजेस का, और 2024 के बाद हम उसको इंप्लीमेंट, ये खुले तौर पे बोला जा रहा है, लेकिन कोई देशद्रोही का ठपका, देशद्रोही का कलम नहीं लगता, न तो उनको जेल में डाला जाता है. ये सब कुछ हो रहा है. और जो सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे उपयुक्त राम बाण जिसको कहा जाता है, संघ भाजपा के पास क्या हथियार है? हिंदू धर्म खतरे में है. 12% जो बेचारा आधे से ज्यादा सुबह से शाम तक 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, उससे डर लग रहा है. यह डर एक आभासी शत्रु पैदा किया गया मुसलमान के नाम से, और बार बार उसका डर दिखाया जा रहा है ताकि जो हमारा एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि ये आज उस धर्म की जहां हजारों सालों से उनकी पीड़ित होना पड़ा, उसकी रक्षा करने के लिए ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ चुका है. समझाने के लिए जरूरी है कि उसको उसकी जात भी बताई जाए और साथ ही साथ उस धर्म में उसका स्थान भी बताया जाए, और साथ ही साथ सामाजिक शैक्षणिक तौर पर उसकी जो प्रसिद्धि है वो भी बताई जाए, वरना भोंगे के लिए सबसे आगे वो बढ़ेगा और फिर
6 थर या 7 थर दही हंडी के लिए वो सबसे आगे बढ़ेगा। फिर हमारे मुख्यमंत्री भी 10 लाख का बीमा भी घोषणा भी कर देंगे। मैंने भी कुछ हाके साहब जैसे मेरे दोस्त थे करीबी, मैंने उनसे बात की, मुझे 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस मैं कल के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर करना चाहता हूं। 20 लाख का इंश्योरेंस। मैंने इंश्योरेंस के जो मेरे पहचान के थे योगेश शर्मा वगैरह कुछ लोग हैं, मैंने कहा कि मुझे 3 दिन के अंदर पूरे महाराष्ट्र के जो भी व्यक्ति मरेगा, मुझे जो हमारी शिंदे सरकार फडणवीस सरकार है वो 10 लाख रुपये दे रही है, मैं 20 लाख देना चाहता हूं। मरने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। मुझे बोलने की संधि दी, बहुत बहुत शुक्रिया।